नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम पढ़ने वाले हैं मुजफ्फरपुर जिला के बारे में। आइए फटाफट से जानते हैं कि मुजफ्फरपुर जिले का नाम मुजफ्फरपुर क्यों पड़ा। देखिए, एक व्यक्ति था ब्रिटिश काल में एक व्यक्ति था ब्रिटिश काल में। वो व्यक्ति जो था उसका नाम था मुजफ्फर खान। मुजफ्फर खान ये ब्रिटिश काल में राजस्व सेवा का अधिकारी हुआ करता था और इसी के नाम पे जो है मुजफ्फरपुर का नाम मुजफ्फरपुर पड़ा है। अब बात करते हैं इसके आगे की डिटेल्स के बारे में। तो ये तिरहुत प्रमंडल का हिस्सा है। कौन से प्रमंडल का हिस्सा है? तिरहुत प्रमंडल का हिस्सा है। हम आपको बता चुके हैं कि 6 जिले ऐसे हैं जो तिरहुत प्रमंडल के अंतर्गत शामिल हैं। पहला पश्चिमी चंपारण, दूसरा पूर्वी चंपारण, तीसरा शिवहर, चौथा सीतामढ़ी, पांचवा मुजफ्फरपुर, छवा वैशाली। ठीक है, ये 6 जिले हैं। उनमें से एक जिला मुजफ्फरपुर है जो तिरहुत प्रमंडल के अंतर्गत आता है। अगर हम इतिहास की बात करें कि मुजफ्फरपुर जिला जो है वो कौन कौन से शासकों के अधीन रहा, तो उसमें सबसे पहले शासक जो आएंगे वो आएंगे वज्जी। हम आपको वज्जी के बारे में भी बता चुके हैं कि लिच्छवी कुल का इससे संबंध है। लिच्छवी कुल का इससे संबंध है। चेटक नाम का एक व्यक्ति था, वही वज्जी साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। और वज्जी वैशाली को, आज का वैशाली वज्जी ही था पहले के समय में। और इस वज्जी के कारण जो है, इस वज्जी के कारण भारत में सबसे पहले या बिहार में सबसे पहले या विश्व में सबसे पहले, जहां भी बोलिए आप, गणतंत्रात्मक व्यवस्था की शुरुआत मानी जाती है। तो ये वज्जी जो है उसका एक हिस्सा था। इसके अलावा हम बात करते हैं आगे, तो हर्षवर्धन का समय आता है। हर्षवर्धन का संबंध वर्धन राजवंश से है। बहुत सारे साम्राज्य हुए, जैसे कि गुप्त साम्राज्य हुए, जो मौर्य साम्राज्य हुए, उसी प्रकार से एक साम्राज्य हुआ वर्धन राजवंश। वर्धन राजवंश का जो संस्थापक था, वर्धन राजवंश, इसका जो संस्थापक था इसका नाम था प्रभाकर वर्धन और उसका पुत्र जो था वो था हर्षवर्धन। हर्षवर्धन जो है बहुत परोपकारी राजा था, बहुत ज्यादा ही दयावान न्यायप्रिय व्यक्ति था हर्षवर्धन। और मात्र 16 साल की उम्र में ये गद्दी पे बैठ गया। तो सोचिए, जिस उम्र में आदमी ठीक से अपना मतलब खेलना नहीं सीखता है, जिस उम्र में, ठीक है, अपने भविष्य की बात तो बहुत बड़ी बात है, उस उम्र में ये बंदा जो है, ये हर्षवर्धन जो है, ये गद्दी में बैठ गया था। और गद्दी में सिर्फ बैठा नहीं, इसने युद्ध भी किया था। किससे युद्ध किया था? शशांक नाम के एक व्यक्ति से इसने युद्ध किया था। किससे युद्ध किया था? शशांक नाम के एक व्यक्ति से। शशांक को बंगाल का शासक माना जाता था, बहुत ही क्रूर और बहुत ही दुष्ट व्यक्ति था। इसने बौद्ध वृक्ष कटवा दिया था, वही बौद्ध वृक्ष जहां पर भगवान बुद्ध को जो है, या तथागत बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, गया के जिस बौद्ध वृक्ष के नीचे, उस बौद्ध वृक्ष को ये दुष्ट आदमी कटवा दिए। हालांकि उसके पहले भी मतलब काटे जा चुके थे। हमारे पास अभी जो बौद्ध वृक्ष है वो चौथी पीढ़ी का बौद्ध वृक्ष है, मतलब चौथी बार जो है उसका लगाया गया है। अशोक जो है मंगवाया था नेपाल से कुछ टहनी को और वापस गया में वहां पे स्थापित किया था, और वो अभी जो है बौद्ध वृक्ष के रूप में मौजूद है। लेकिन जो मूल बौद्ध वृक्ष था, जहाँ वास्तविकता में उस वृक्ष के नीचे जो है भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उस वृक्ष को इस शशांक ने क्या किया? कटवा दिया। तो इससे युद्ध हुआ, इसका हर्षवर्धन का हुआ, और हर्षवर्धन ने इसको पराजित भी किया। इसके अलावा हर्षवर्धन का केवल इसी से युद्ध नहीं होता है। हर्षवर्धन एक व्यक्ति था, उसका नाम है पुलकेशिन द्वितीय। हम जब पढ़ेंगे प्राचीन भारत का इतिहास तो हम इन सारे टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे। पुलकेशिन द्वितीय कौन था, शशांक कौन था, हर्षवर्धन कौन था। अभी आप बेसिक खाली मूल बात समझ लीजिए ताकि आपको आगे का चीज समझने में ज्यादा दिक्कत ना हो, है कि नहीं। तो इसमें पुलकेशिन द्वितीय के साथ भी हर्षवर्धन का युद्ध हुआ। हर्षवर्धन के बारे में एक और बात कहा जाता है, चीन के साथ बहुत बेहतर संबंध थे हर्षवर्धन के। आज के समय में जब भारत चीन के संबंध इतने तनावपूर्ण है, उस समय में हर्षवर्धन के बारे में सोचिए कि कितना उस समय चीन के साथ अच्छा संबंध था। जितना भी व्यापार था, उद्योग होता था, सब चीन के साथ बहुत अच्छे से चलता था, एकदम मिलजुल के लोग रहा करते थे। कितनी बेहतर बात थी, है कि नहीं। लेकिन आज के समय में देखिए भारत चीन के बीच किस तरह से कांटे का टक्कर लगा रहता है। गलत चीज है, नहीं होना चाहिए। सब लोग मिल के साथ में रहे, खुश रहे, यही तो होना चाहिए ना। तो चीन के साथ जो इसके बहुत अच्छे संबंध थे, इसीलिए इसके दरबार में एक व्यक्ति आया था जिसको वेनसांग कहते हैं। वेनसांग लगभग 8 साल इसके दरबार में रहा था। और हर्षवर्धन के ऊपर जो है इसने बहुत सा एक किताबें लिखी है, मुझे याद नहीं उस किताब का नाम, कुछ आन सांग सीयू की करके कुछ उसका नाम है। उस किताब को इसने लिखा है और इसमें हर्षवर्धन की नगरीय व्यवस्था, नगरीय योजना का पूरा वर्णन भी किया गया है। एक और व्यक्ति जो है वो हुआ था इसी के समय में, हर्षवर्धन के समय में, उसका नाम हमेशा आता है बाणभट्ट।
प्रश्न परीक्षा में हमेशा प्रश्न पूछा जाता है बाणभट्ट के बारे में। बाणभट्ट जो है हर्षवर्धन के समय में ही था और इसने एक काव्य की रचना की थी जिसको हम कहते हैं हर्षचरित। किसकी रचना की थी? हर्षचरित। हर्षचरित में जो शासन व्यवस्था है, कैसे शासन व्यवस्था हर्षवर्धन की काम करती थी, कैसे उसका मंत्रिमंडल काम करता था, ये सब का वर्णन जो है वो हर्षचरित में किया गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं पाल वंश के बारे में। जब हर्षवर्धन से सत्ता गया तो फिर गया पाल वंश के अंदर। पाल वंश का जो संस्थापक है वो किसको माना जाता है? गोपाल को माना जाता है। किसको माना जाता है? गोपाल को माना जाता है। और पाल वंश जो था ना, ये पाल जो वंश था ये बहुत ही अच्छा वंश माना जाता है। उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली वंश इसी को माना जाता है। उत्तर भारत का, नॉर्थ इंडिया का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य, सबसे शक्तिशाली वंश अगर किसी को माना जाता है वो पाल वंश है। इसके संस्थापक कौन थे? गोपाल थे। इन्होंने भी बौद्ध धर्म को बहुत संरक्षण दिया। हर्षवर्धन ने तो दिया ही बौद्ध धर्म को संरक्षण, लेकिन इसके अलावा ये पाल वंश के जो शासक थे इन्होंने भी बौद्ध धर्म को काफी ज्यादा संरक्षण दिया। इसके अलावा इन्होंने हिंदू धर्म को भी संरक्षण दिया। हिंदू धर्म को भी इन्होंने संरक्षण दिया। इन्होंने हिंदू धर्म के लिए जानते क्या किया संरक्षण के रूप में? बहुत सारे शिव मंदिरों को इन्होंने निर्माण करवाया, बहुत से शिव मंदिरों का निर्माण कराया। और इनके समय में ही हमारा जो बिहार शरीफ है, जो पहले के समय में उदंतपुरी कहलाता था और आज वर्तमान में बिहार शरीफ कहलाता है, वहाँ इन्होंने एक विश्वविद्यालय की स्थापना भी की। किसने? पाल वंश के शासकों ने। ठीक है, कहाँ पे? बिहार के उदंतपुरी में, जो आज का बिहार शरीफ है वहीं पर। आगे बढ़ते हैं चेदी वंश। चेदी वंश के बारे में कुछ खास जानकारी नहीं है, ना ही इतना ये वर्चस्वशाली वंश भी नहीं था। ये तो 16 महाजनपदों का अंग था। ये 16 महाजनपद में आपको मैंने बताया है, एक तो ये हो गया, वज्जी हो गया, और एक ये चेदी वंश भी है, कुछ मगध भी था। तो वो सब 16 महाजनपद के अंतर्गत आते हैं। जब हम महाजनपद काल पढ़ेंगे उसमें सारे वंशों को पढ़ेंगे और बहुत डिटेल से डिस्कस भी करेंगे। इसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, परेशान मत होइए, बेसिक चीजें भी बता रहा हूँ। चेदी वंश का शासन जब खत्म हुआ मुजफ्फरपुर से, तब मुगल काल आया और मुगल काल में एक बंदा यहाँ का शासक बना जिसका नाम है गैसुद्दीन एवज। गैसुद्दीन एवज को तिरहुत का सबसे पहला मुसलमान शासक माना जाता है। तिरहुत का सबसे पहला मुसलमान शासक किसको माना जाता है? गैसुद्दीन एवज को माना जाता है। इसके बाद जाने के बाद यहाँ पे अंग्रेजों का शासन काल आ गया। अंग्रेज जब आए तो उसके बाद ये बंगाल का हिस्सा हो गया मुजफ्फरपुर। फिर जब बंगाल और बिहार अलग हो गए तो फिर ये बिहार का जिला का हिस्सा हो गया। तो इस तरीके से सिस्टम था। अब बात करते हैं मुजफ्फरपुर को, जो था ना, मुजफ्फरपुर बहुत बड़ा जिला था और हमने अब आपको बताया है कि जब भी कोई जिला बड़ा होता है तो उसके सामने प्रशासनिक समस्याएं खड़ी हो जाती है। इसीलिए जिला जितना छोटा होगा टेंशन उतना कम रहेगा। ठीक है, उसको संभालने में उतनी आसानी भी होगी। इसीलिए जो है मुजफ्फरपुर जिले को 3 भागों में बांट दिया गया, शिवहर, सीतामढ़ी, वैशाली। शिवहर, सीतामढ़ी, वैशाली 3 भागों में तोड़ के इसको निकाल के बाहर कर दिया गया। कब? 1972 में। उससे पूर्व तक ये सब एक ही हुआ करते थे। अगर हम भूगोल की बात करते हैं तो इसका जो क्षेत्रफल है वो 3172 वर्ग किलोमीटर है। हम बार बार यहाँ पे किलोमीटर लिख देते हैं, ये ध्यान रखिए, किलोमीटर स्क्वायर होगा, 3172 वर्ग किलोमीटर है। आपको मैंने बताया है कि पश्चिम चंपारण का कितना क्षेत्रफल है? पश्चिम चंपारण का कितना क्षेत्रफल है? 5228 वर्ग किलोमीटर। पूर्वी चंपारण का कितना है? 3969 वर्ग किलोमीटर। याद रखिए, शिवहर का कितना है? सबसे छोटा जिला है बिहार का, 1200 वर्ग किलोमीटर। हमने आपको सारा कुछ बताया हुआ है। 1200 वर्ग किलोमीटर है कि 444 किलोमीटर स्क्वायर है? मेरे को चेक करके बताइएगा, ठीक है, क्या इसमें है। लेकिन इसका तो चलिए 3172 वर्ग किलोमीटर है। अगर नदी की बात की जाए तो ऊपर से गंडक भी आती है, गंडक भी बहती है, बागमती भी बहती है। ये 2 मुख्य नदियां हैं। बाकी ये नदियां और ये सब नदियां तो सहायक नदियां कहलाती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर हम यहाँ बिहार बनाते हैं, थोड़ा सा बिहार समझ लीजिए, थोड़ा देखिए बिहार बना है, टूटा फूटा बिहार बनता है, मेरा इतना अच्छा नहीं है। अब मान के चलिए यहाँ से घुसती है, यूपी से आते हुए गंडक घुसी, यहीं से बागमती भी घुसती है। ठीक है, तो दोनों ही नदियां यहाँ पे आती है, मुख्य नदियां जो है आती है मुजफ्फरपुर जिले के अंदर। यहाँ का अगर बात करें तो गंडक, बागमती तो बता ही दिए हैं। लखनदेई नदी यहाँ की सहायक नदी है। अगर जलवायु की बात किया जाए तो जलवायु यहाँ बहुत गर्म रहता है। गर्म के समय में इतना गर्म रहता है कि आदमी का जीना मुश्किल हो जाता है, और ठंड के समय में इतनी ठंडी पड़ती है कि आदमी मतलब कंबल में मन करता है मजा लेता रहे जिंदगी भर, ऐसा मतलब ठंडा पड़ता है यहाँ पे। तो इस तरह से यहाँ की जलवायु जो है गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्म रहती है और ठंडी में जो है वो बहुत ज़्यादा ठंड रहती है। अगर हम राजनीतिक विभाजन की बात करें तो पंचायत 397 है और गांव जो है वो 811 है। पंचायत 397 है, गांव 1811 है। पंचायत 397 है, गांव 1811 है। अगर यहाँ के उद्योग की बात करें तो यहाँ के प्रमुख उद्योगों में सूती वस्त्र है। सूती वस्त्र का प्रयोग हम लोग हल्के कपड़े पहनने में, लाइट
जो क्लॉथ्स होते हैं उसमें सूती वस्त्र ज़्यादा प्रयोग होता है। अभी गर्मी का समय में अधिकांश कपड़े जो बनते हैं वो सूती वस्त्र से बनते हैं, ताकि वो जो ना प्रकाश को ज़्यादा अवशोषित ना करे वो कपड़ा, क्योंकि इसीलिए हल्का होता है ना, तो प्रकाश को अवशोषित नहीं करता है, अंदर में गर्मी नहीं लगता है। सूती वस्त्र हल्का कपड़ा होता है, तो इसका बहुत ज़्यादा उत्पादन जो है मुजफ्फरपुर जिले में होता है। इसके अलावा लाह की चूड़ियाँ, इसको लाह या लाख की चूड़ियाँ भी कहते हैं, लाख की चूड़ियाँ, इसका उत्पादन भी होता है और ये बहुत प्रसिद्ध है। ये चूड़ी, लाह की चूड़ी, लाख की चूड़ी बहुत ज़्यादा ही प्रसिद्ध है। जो महिलाएं, विवाहित महिला होती है, एकदम हाथ में चूड़ी पहन के खनखनाती है, बोले चूड़ियाँ, बोले कंगना जो करती है, तो यही चूड़ी पहन के करती है, ठीक है। तो लाह की चूड़ियाँ जो है वो मुजफ्फरपुर में सबसे ज़्यादा बनाई जाती है। इसके अलावा अगर हम फल उत्पादन की बात करें तो फल उत्पादन में मुजफ्फरपुर एकदम टॉप पर है। यहाँ पे आम और लीची बहुत ज़्यादा मात्रा में उत्पादित होता है। क्या बहुत ज़्यादा मात्रा में उत्पादित होता है? आम और लीची। लीची कहना यहाँ पे अपमान है लीची का भी, इसीलिए इस लीची को शाही लीची कहा जाता है। क्यों बोला जाता है शाही लीची, आपको पता है? इसीलिए क्योंकि यही यहाँ से, इसी मुजफ्फरपुर जिले से जो हमारे देश के, भारत के जो प्रधानमंत्री हैं श्री मोदी जी, और इसके अलावा जो हमारी भारत की राष्ट्रपति हैं अभी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, ठीक है, उनके आवास पे, उनके मुख्यालय पे यहीं से लीची जाता है हर साल। सोचिए कितना ज़्यादा महत्व है। पीएम और प्रेसिडेंट के आवास पे कहाँ से लीची जाता है? यहीं से जाता है, शाही लीची जाता है। और भी यहाँ पे बहुत सारा आम भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रचलित है। जैसे एक है जर्दालू आम, एक है जर्दालू आम, दूसरा है कतरनी धान, कतरनी चावल है, होता है कि धान होता है, चावल ही है शायद, कतरनी चावल, छोटा छोटा एकदम कतरा हुआ चावल होता है। ये सब भी यहाँ पूरे बहुत ज़्यादा मात्रा में उत्पादित किया जाता है। एक और है पान भी यहाँ बहुत ज़्यादा प्रचलित है, उसको कहते हैं मगही पान, मगही पान, ठीक है। ये सब यहाँ बहुत ज़्यादा ही प्रचलित है और बहुत ज़्यादा उत्पादित भी होता है, और इसीलिए इस जगह को जीआई टैग दिया गया है। इस मतलब जगह को नहीं, मतलब इस उत्पाद को, इस मगही पान को, जर्दालू आम को, कतरनी चावल को क्या दिया गया है? जीआई टैग दिया गया है, भौगोलिक संकेतक दिया गया है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन दिया गया है। क्या होता है जीआई टैग? आइए समझते हैं। जीआई टैग एक प्रकार से होता है कि जिस चीज की उत्पत्ति जिस स्थान विशेष से होती है, उस चीज से उस उत्पाद को जोड़ के बताया जाता है। जैसे कि ऐसा माना जाता है कि इस जर्दालू आम की उत्पत्ति सबसे पहले जो है मुजफ्फरपुर में हुई, कतरनी धान सबसे पहले मुजफ्फरपुर में हुआ, मगही पान सबसे पहले मुजफ्फरपुर में होगा। मतलब जो उत्पाद का उत्पत्ति जहां से होगा, जिस जगह से होगा, उस नाम के साथ अगर उसको जोड़ दिया जाए, उसी को बोलेंगे जीआई टैग। जैसे कि बंगाल की आप बात करते हैं थोड़ा, तो बंगाल में रसगुल्ला बहुत ज़्यादा प्रचलित है। वहाँ जाइए, देखिए कितना रसगुल्ला, रसगुल्ला खाओगे भैया, वहीं से बोलता है सीधा, जाइए घर परिवार में किसी का एकदम रसगुल्ला से ही आपका स्वागत किया जाएगा, इतना मतलब वहाँ रसगुल्ला है। तो रसगुल्ला को वहाँ का जीआई टैग मिला है। मतलब बंगाल में जो है, बंगाल में रसगुल्ला का क्या है? उत्पत्ति हुआ है, इसीलिए रसगुल्ला को वहाँ का जीआई टैग दिया गया है। और वहाँ की देखिए महिलाएं कितनी रसगुल्ला खाती हैं, तभी इतनी मीठी भी होती हैं, है कि नहीं? तो रसगुल्ला जो है, जर्दालू आम, कतरनी चावल, मगही पान, ये सबको जीआई टैग मिला है। हाँ, शाही लीची को भी नहीं मिल पाया है जीआई टैग, जबकि बताइए पीएम को और प्रेसिडेंट को वहीं से जाता है, शाही लीची ही जाता है हर साल उनके घर पे, लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक इनको जीआई टैग नहीं मिला है। लेकिन मिल जाएगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आने वाले समय में मिल जाएगा इसको भी जीआई टैग। अगर हम बात किया जाए, एक वहीं पे थर्मल प्लांट भी है मुजफ्फरपुर में, जिसको हम कहते हैं मुजफ्फरपुर थर्मल पावर प्लांट। इसकी जो स्थापना हुई थी 1985 में हुई थी। मुजफ्फरपुर थर्मल पावर प्लांट की स्थापना कब हुई थी? 1985 में हुई थी। और ये रोज प्रतिदिन 220 मेगावाट बिजली का उत्पादन करता है। 220 मेगावाट बिजली का ये प्रतिदिन उत्पादन करता है, 220 मेगावाट, ठीक है। इसीलिए इसको जो है भारत के सबसे प्रमुख विद्युत उत्पादन केंद्र के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। तो मुजफ्फरपुर थर्मल पावर प्लांट के बारे में भी आपको समझाई दी। अगर हम भाषा की बात करें, तो अगर मैं थोड़ा धीरे मेरी आवाज़ आ रही होगी तो क्षमा चाहता हूँ, थोड़ा तबीयत सही नहीं है, इसी कारण से थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो आप बताइए अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो हम उसको ठीक कर लेंगे, है ना। भाषा की बात करते हैं तो भाषा यहाँ पे हिंदी, वज्जिका और मैथिली, ये 3 भाषाएं यहाँ पे बोली जाती है। इसमें से यहाँ की मुख्य भाषा जो है वो मैथिली है, फिर वज्जिका है, फिर हिंदी है। अंग्रेजी और उर्दू भी यहाँ का माध्यम है। कुछ कुछ स्तर पे तो सभी भाषाएं तो बोली ही जाती है ना हर प्रदेश के अंदर। ऐसा थोड़ी है कि मुजफ्फरपुर में अंग्रेजी कोई जानता ही नहीं होगा, अगर हम नहीं लिखे हैं तो जानता ही होगा। लेकिन मुख्य क्या बोला जाता है? मुख्य वज्जिका बोला जाता है, मुख्य मैथिली बोला जाता है। कुछ लोग हिंदी भी बोलते हैं, कुछ लोग जो पढ़े लिखे होते हैं सीबीएसई बोर्ड वाले, वो अंग्रेजी भी बोलते हैं, कुछ लोग उर्दू भी बोलते हैं।
तो यहाँ पे भाषा, अवज्जिका, मैथिली, हिंदी के हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं, बोल के भी समझा चुके हैं, है कि नहीं। तो भाषा पे ज़्यादा डिबेट करने की जरूरत नहीं है। तिरहुत प्रमंडल अगर आ गया तो वहाँ जब भी भाषा की बात आएगी, वज्जिका, मैथिली, हिंदी आंख बंद करके मार दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर अब हम बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण चीज के बारे में, ये जो है ये सबसे महत्वपूर्ण है और ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। एक है प्रसिद्ध व्यक्तित्व, ठीक, एक है प्रसिद्ध व्यक्तित्व, प्रसिद्ध व्यक्तित्व, इंपोर्टेंट पर्सनैलिटीज, इंपोर्टेंट पर्सनैलिटीज, उसमें जो पैदा हुए थे राम वृक्ष बेनीपुरी, इनका जो नाम ही काफी है। इतने बड़े हिंदी के महान साहित्यकार इनको माना गया है, इतने बड़े महान साहित्यकार माना गया है कि मतलब इनको शुक्लोत्तर युग का, शुक्लोत्तर जो एक युग है हिंदी साहित्य में, उनको पढ़ाएंगे रामचंद्र शुक्ल के नाम से उस युग को शुक्ल युग, शुक्ल पूर्व युग, शुक्लोत्तर युग इस तरह से डिफाइन किया गया है। तो शुक्लोत्तर युग के सबसे महत्वपूर्ण साहित्यकार, सबसे महत्वपूर्ण कवि इनको ही माना जाता है। किनको? राम वृक्ष बेनीपुरी को। इन्होंने बहुत सारे समाचार पत्र, उपन्यास की रचना वगैरह की। हालांकि जिस टाइम में ये इनका जन्म हुआ था उस टाइम में हमारे देश में स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, इसमें इन्होंने पूरा बढ़ चढ़ के हिस्सा निभाया। और इतना ही नहीं, इस स्वतंत्रता आंदोलन के क्रम में ये जेल भी गए थे और जेल में ही इनकी बहुत सारी रचना इन्होंने रची भी है। अधिकांश रचना इनकी जेल भी है, जैसे कि कैदी, जैसे कि तरुण भारत, जैसे कि पतितों के देश में। ये सब जो इनकी रचनाएं है ना, ये सारी की सारी रचनाएं जो है इन्होंने कहाँ की है? जेल में की है। कहाँ की है? जेल में की है, पतितों के देश में। इसके अलावा इन्होंने अन्य समाचार पत्र भी लिखा है, जैसे कि युवक, जैसे कि तरुण भारत, किसान मित्र। इसके बाद उपन्यास की बात कीजिए तो पतितों के देश में, इनकी जो है प्रसिद्ध उपन्यास है पतितों के देश में। इसके अलावा अन्य उपन्यासों में एक उपन्यास आम्रपाली भी है जिसकी इन्होंने रचना की है। अन्य रचनाओं में जयप्रकाश की रचना हुई है, सीता की माँ इन्होंने ही लिखा है। इसके अलावा विजेता नाम की एक कहानी है, ठीक है, हम लोग पढ़ते हुए हैं इस कहानी को। इसके भी लेखक जो है, रचनाकार जो है, ये राम वृक्ष बेनीपुरी ही हैं। इन्होंने एक और महत्वपूर्ण रचना लिखी थी, शेक्सपियर का गांव एवं नींव की ईंट। ये इनकी सबसे महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है, शेक्सपियर का गांव और एवं नींव की ईंट। इसका क्या मतलब होता है इसका, कि एक बार ये गए थे घूमने के लिए, ठीक है, तो शेक्सपियर के गांव गए थे घूमने के लिए। तो शेक्सपियर को आप जानते हैं कि अंग्रेजी साहित्य के सबसे महान रचनाकार में से एक माना जाता है। शेक्सपियर को, अंग्रेजी के जन्मदाता शेक्सपियर को ही माना जाता है। तो एक बार ये घूमने के लिए गए थे, तो उन्होंने वहां पर देखा कि जो शेक्सपियर का जो गांव में जो उनका जो घर था, उस घर को वहां के लोगों ने बहुत अच्छे से सजा के रखा है और बहुत ही प्यारे तरीके से उसको डेकोरेट करके रखा है। बहुत दूर दूर से लोग आके उसको देखने के लिए आते हैं। इतना प्यारा डेकोरेशन किया है, इतना अच्छे से उसको, उनका स्मारक, उनकी यादों को संजो के रखा गया है। तो जब ये अपने गांव आते हैं तो इनको बहुत दुख होता है। दुख क्यों होता है? जब ये शेक्सपियर के गांव से घूम के आते हैं अपने गांव में, इनको दुख होता है। क्यों? क्योंकि हम लोग अपने देश के इतने महान महान साहित्यकारों के यादों को संजो के नहीं रख पाए, उनके मूल्यों को, उनके योगदानों को हमने व्यर्थ जाने दिया। जैसे कि एक बिहारी नाम के कवि हुए, बिहारी सूरदास। सूरदास कृष्ण भक्त के, कृष्ण को लेकर के इतनी सुंदर सुंदर कविताएं इन्होंने लिखी है, रचनाएं लिखी हैं, इतने प्यारे छंद लिखे हैं कि क्या ही बताएं इनके बारे में। लेकिन हम लोग इनके कलाओं को समझ नहीं पाए, इनका सम्मान नहीं किए और इस कारण से ये लोग विलीन हो गए। बहुत कम लोग जानते होंगे कि बिहारी कौन है, बहुत कम लोगों को पता होगा सूरदास कौन है। इस बात को लेकर के ना राम वृक्ष बेनीपुरी के दिल में बहुत दुख था कि हम लोग अपने देश के जो बड़े बड़े लोग हैं, साहित्यकार हैं, जिन्होंने इस देश में एक अमूल्य योगदान दिया है, हम उसको भूल गए, हम उसको भूल गए। जबकि उसी गांव में शेक्सपियर, जिसने अंग्रेजी साहित्य को रचा, उसको कितने लोग जानते हैं और कितना प्यार करते हैं, कितना सम्मान देते हैं। इसीलिए इन्होंने कहा नींव की ईंट। अक्सर जब आपका नींव का ईंट जो है तैयार हो जाता है तो चोटी की जो ईंट होती है वो नींव की ईंट को भूल जाती है। नींव की ईंट जो है उसको चोटी की ईंटें क्या होती है? भूल जाती हैं। नींव की ईंट, मान लीजिए आप बिल्डिंग बनाते हैं तो पहले नींव का ईंट देते हैं, और फिर जब बिल्डिंग पे चोटी पर अंतिम ईंट है तो ये ईंट भूल जाता है कि इसका जो निर्माण हुआ है वो इसी नींव पे हुआ है। जैसे हमारे माता पिता है, वो हमारे लिए नींव की ईंट है, हमारे लिए क्या है? नींव की ईंट है। लेकिन अक्सर जब हम लोग प्रसिद्ध हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं और रोजगार करने लगते हैं, बिजनेस करने लगते हैं, खुद के पैर पर खड़ा हो जाते हैं, तो हम लोग अक्सर अपने माता पिता को भूल जाते हैं। तो आपने क्या किया? नींव के ईंट को, जब चोटी की ईंटों पे पहुंचे तब अपने नींव की ईंटों को भूल गए। ऐसा होना चाहिए क्या? ऐसा होना चाहिए क्या? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या ऐसा नहीं होता है? बिल्कुल होता है। जब आपके माता पिता, आप जिस भी उम्र में भी पढ़ रहे हैं, अभी उन आपके प्रति उनका कितना समर्पण है, आपको हर तरीके से वो हर संभव
सहायता दे रहे हैं कि आप कुछ बेहतर कर सकें। लेकिन अगर जब वही आप कुछ बन जाते हैं तो अधिकांश घरों में ये समस्या होती है, अपने माता पिता का इज्जत नहीं करते हैं। बहुत गलत चीज़ है ना, ये सब चीज़ ठीक करना चाहिए इसको। तो यही बात कह रहे थे कि अक्सर नींव की ईंटें, अक्सर जो है चोटी की ईंटें नींव की ईंटों को भूल जाया करती हैं। तो राम वृक्ष बेनीपुरी का योगदान जो है वो बहुत ज़्यादा है हिंदी साहित्य में, और स्वतंत्रता आंदोलन में तो बिल्कुल है ही। इनको लेकर के एक बहुत प्रसिद्ध कवि हुए जिनका नाम था रामधारी सिंह दिनकर। तो यहाँ जगह बना देता हूँ मैं। एक बहुत प्रसिद्ध कवि हुए रामधारी सिंह दिनकर, इनके बारे में, इनकी प्रशंसा में बहुत ही प्यारा वाक्य उन्होंने एक बोला था, रामधारी सिंह दिनकर। आपको बारे थोड़ा सा रामधारी सिंह दिनकर के बारे में भी आपको बताते चले। वैसे हम बेगूसराय जब पढ़ेंगे तो उसमें तो हम बताएंगे इनके बारे में, लेकिन थोड़ा जान लीजिए कि बेगूसराय के सिमरिया नामक गांव में इनका जन्म हुआ था, और बहुत ही महान ये साहित्यकार कवि थे, बहुत महान कवि और साहित्यकार थे। और अक्सर इनकी जो रचनाएं होती थी ना, वो वीर रस से प्रेरित होती थी। किससे प्रेरित होती थी? वीर रस से प्रेरित होती थी। वीर रस क्या होता है? देखिए, अगर आप हिंदी साहित्य पढ़ेंगे उसमें रस को 9 भागों में बांटा गया। पहले समझ लीजिए रस ही क्या होता है। जिससे आपका कोई भाव का जो है उत्पत्ति होता है, जिस भी भाव का उत्पत्ति होता है वो रस कहलाता है। जैसे कि अगर आप रस का प्रकार माने तो इसमें 9 रस माने गए। कितने रस माने गए हैं? 9 रस, नवरस कहा जाता है उसको। 9 रस माने गए, उसमें से एक है वीर रस। वीर रस में क्या होता है? वीर रस में वैसी कविताएं लिखी जाती है जो एकदम गुस्से से भरी पड़ी हो, उबाल से भरी पड़ी हो। जैसे कि अभी आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, इस टाइप का है। मार दो फाड़ दो सबको निकाल दो, इस टाइप का जो रचना है वो वीर रस है। मतलब सुनने के बाद ही अंदर से आग लग जाए शरीर में। जब उस तरह का आपके अंदर भाव आने लगे कि आज तो हम खत्म ही कर देंगे सब कुछ, तो उस टाइप के रस को कहा जाता है वीर रस। एक और रस होता है, जैसे कि उसको कहते हैं विभत्स रस। विभत्स रस क्या, इसको एग्जाम्पल में कैसे समझाए? जैसे कभी कभी आप जाते हैं बाहर में और जैसे नीचे निकले देखें कि कुछ गंदा सा चीज पड़ा हुआ, बहुत गंदा महक रहा है, वहां नाक एकदम सिकोड़ के आ रही, छी 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 छी। तो उस टाइम जो रस आपके अंदर से भाव का उत्पादन हुआ, वो कौन सा रस हुआ? उसको हम विभत्स रस कहते हैं। कौन सा रस कहते हैं? एक सेकेंड। उसको हम विभत्स रस कहते हैं। इसके बाद जो तीसरा रस होता है उसको हम कहते हैं करुण रस। कौन सा रस कहते हैं? करुण रस कहते हैं। करुण रस, या इसको आप जो है रुदन रस भी कह दीजिए, करुण रस कह दीजिए, शांत रस भी कह दीजिए, शांत रस भी कह सकते हैं इसको आप। कौन सा रस? शांत रस। जब कभी आपका ऐसा होता है कि ब्रेकअप हो जाता है, तो जब कैसे मन करता है एकदम सैड सैड से सॉन्ग सुनने का, अगर तुम साथ हो दिल ये संभल जाए, तो उस टाइम जो आपके अंदर रस का उत्पत्ति होता है, वो कौन से रस का उत्पत्ति होता है? यही शांत रस की उत्पत्ति होती है, करुण रस की उत्पत्ति होती है। जब आपका मन कोई सैड सॉन्ग सुनने का करे, ठीक है, एकदम, और सैड सॉन्ग देखिए जब आप सुनिएगा तो आप और दुखी हो जाइएगा, ठीक है। वो इसीलिए होता है क्योंकि आपके अंदर इस तरह का रस का ज़्यादा प्रधानता है। कई लोग कहते हैं कि भाई हमारे अंदर तो करुण रस है ही नहीं, हम तो जन्म ही हुआ है मेरा वीर रस के लिए। कई लोग ऐसे मिल जाएंगे आपको धरती पे, पता नहीं कहाँ से आते हैं, पर मिल जाएंगे वो आपको, जो बोलेंगे कि मेरे अंदर ना वीर रस है, हमेशा गुस्सा कुछ दुनिया को फाड़ देंगे, चीर देंगे, इस टाइप का है। हम रोए तक, ये सब छोटा मोटा लोग करता है, बच्चे रोते हैं, ठीक है। तो अगर इस टाइप का कोई आदमी, आपको कोई मित्र हो जो रोता नहीं हो, जो रोती नहीं हो, कहता हो कि नहीं हमारे अंदर तो करुण रस है ही नहीं, उसको कहिए भाई तुम जा करके मनोवैज्ञानिक से मिलो, मनोविश्लेषक से मिलो, साइको एनालिस्ट से मिलो। तुमको मन का बीमारी है, मनोरोग है, दिमाग की बीमारी है, दिमाग का इलाज करवाओ अगर तुम रो नहीं रहे हो तो। क्यों? क्योंकि आपको रोना जरूरी है। अगर आप रोएंगे नहीं तो आपके मन के भाव बाहर नहीं निकल सकते हैं। अगर आप बार बार अपनी इमोशंस को दबाएंगे, आपको कोई बात का दुख हो रहा है लेकिन आप खुद पे झेल रहे हैं, उसको बार बार आप कंप्रेस कर रहे हैं, दबा रहे हैं, वो आपके अंदर एक शिकार बन जाएगा, अवसाद का, डिप्रेशन का शिकार बन जाएगा। वो आपका व्यक्तित्व का विभाजन हो जाएगा। आप जो आपका व्यक्तित्व है, जो आपका पर्सनैलिटी है, उससे आप बिल्कुल कट जाएंगे। आप उससे क्या होगा? बिल्कुल कट जाएंगे अगर आप जो है अपने भाव को अभिव्यक्त नहीं करेंगे। इसीलिए जब भी किसी तरह का कोई समस्या हो, अपने भाव को अभिव्यक्त कर लीजिए, वो ज्यादा बेहतर रहता है। अपने भाव को क्या कीजिए? अभिव्यक्त कीजिए। कई लोग होते हैं जो अपने भाव को अभिव्यक्त नहीं करते हैं। अगर नहीं करते हैं तो आज नहीं तो कल जो है मनोरोग का शिकार वो हो जाएंगे, इस बात का पूरा संभावना है। अब बात करते हैं, तो वीर रस के बारे में बताया, करुण रस के बारे में बताया, विभत्स रस के बारे में भी बताया।
अब इस तरह से इन्होंने रामधारी सिंह दिनकर जो है इनको वीर रस का कवि माना जाता है। इन्होंने राम वृक्ष बेनीपुरी के बारे में बहुत एक प्रसिद्ध वाक्य कहा। इन्होंने बोला कि जो पंडित राम वृक्ष बेनीपुरी थे वो केवल साहित्यकार नहीं थे। राम वृक्ष बेनीपुरी केवल साहित्यकार नहीं थे, उनमें केवल वही आग नहीं थी जो कलम से निकलकर साहित्य बन जाती है। उनमें केवल वही आग नहीं थी जो कलम से निकलकर साहित्य बन जाती थी, बल्कि वो उस आग के भी धनी थे जो सामाजिक और राजनीतिक आंदोलनों को जन्म देती है, जो सामाजिक और राजनीतिक आंदोलनों को जन्म देती है, जो परंपराओं को तोड़ती है, मूल्यों पर प्रहार करती है, जो परंपराओं को तोड़ती है और मूल्यों पर प्रहार करती है, और चिंतन को निर्भीक और कर्म को, पता नहीं क्या ये घंटी बजा रहा है, बहुत दिक्कत हो रहा है, चिंतन को निर्भीक और कर्म को तेज बनाती है। उनके अंदर एक बेचैन चिंतक, एक बेचैन कवि और एक बेचैन साहित्यकार, सब कुछ एक साथ पाए जाते थे। सब कुछ क्या एक साथ पाए जाते थे। तो कितना प्यारा बात जो है राम वृक्ष बेनीपुरी के बारे में जो है बोला गया। अब इसके बाद बात करते हैं मगफूर अहमद आज़ाजी के बारे में। मगफूर अहमद आज़ाजी जो है इनका बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी भी ये भी रहे हैं, और इनका जो योगदान है बहुत अमूल्य है हमारे भारतीय स्वाधीनता संग्राम में। इनका जन्म 1900 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1900 ईस्वी में हुआ था। गांधी जी का इन पे काफ़ी प्रभाव था, गांधी जी को ये काफ़ी मानते थे और गांधी का इनके विचारों पर काफ़ी प्रभाव था। इसीलिए जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी 1921 में, तब इन्होंने पूरा बढ़ चढ़ कर भाग लिया था। किसने? मगफूर अहमद आज़ाजी ने। असहयोग आंदोलन क्या था? असहयोग आंदोलन मूल रूप से ना जो हमारे ब्रिटिश लोग थे, जो हमारे देश को छोड़ के जाना नहीं चाहते थे, तो हमारे गांधी जी ने ये बोला कि भाई असहयोग करो, नॉन कोऑपरेशन करो। विद्यार्थी को बोला स्कूल जाना छोड़ दो, शिक्षक को बोला पढ़ाना छोड़ दो, वकील को बोला कोर्ट जाना छोड़ दो। मतलब इन्होंने बोला पूरी तरीके से असहयोग करो। विदेशी कपड़ों को जला जला के एकदम रोड पे जला देता था, विदेशी कपड़ा को देंगे ही नहीं, तुम्हारा कुछ सहयोग चाहिए ही नहीं हमको। जो देती थी ब्रिटिश सरकार उसको लेता ही नहीं था। इसी को क्या बोलते हैं? असहयोग आंदोलन कहते हैं। इसमें इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। एक और अभियान उस समय चल रहा था जिसको हम कहते हैं मुठिया अभियान। मुठिया अभियान के तहत कांग्रेस कार्यकर्ता जो सड़क पर आंदोलन करते थे, उनके लिए प्रत्येक घर में ये व्यवस्था किया गया कि एक मुट्ठी अनाज निकाल के अलग से रखा जाए ताकि उनका पेट भरा जा सके, उनके भोजन की व्यवस्था की जा सके। इसी अभियान को मुठिया अभियान कहा जाता है, जिसमें इन्होंने बहुत ही बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। एक बार जब इसी अभियान के दौरान जब ये अपने किसी गांव में गए, वहाँ इनके एक रिश्तेदार थे, और जब उससे इन्होंने पूछा मगफूर अहमद जी ने कि आप मुठिया अभियान में सहयोगी हैं, आप एक मुट्ठी चावल अलग से रखती हैं जो हमारे कांग्रेस कार्यकर्ता हैं उसके लिए, तो उन्होंने बोला नहीं, ऐसा हम नहीं करते हैं। ठीक है। और फिर जब इनको वो निमंत्रण देती हैं वो रिश्तेदार कि आइए आप मेरे घर पे खाना खाइए, तो ये मना कर देते हैं। ये कहते हैं जब तक आप एक मुट्ठी चावल हमारे कांग्रेस भाइयों के लिए निकाल के नहीं रखेंगे, हम आपके यहाँ भोजन नहीं करेंगे। और अंत में जब वो एक मुट्ठी चावल निकाल कर देती है, तब जाके मगफूर उनके यहाँ भोजन करते हैं। सोचिए कि क्या लेवल होगा इनका, क्या लेवल होगा, है ना। इसके अलावा जब डोमिनियन स्टेटस की बात आती है, डोमिनियन स्टेटस को कहते हैं अधिराज्य। जब ब्रिटेन लोग वाले जो थे ना, थोड़े तेज अपने आप को समझते थे, वो क्या कहते थे जानते हैं? वो कहते थे कि भैया देखो, तुमको राजकाज चाहिए, तुमको भारत चाहिए, हम दे देंगे। तुम निचला स्तर पे जो कुछ संभालना है संभालो, लेकिन ऊपरी स्तर पर राजस्व के मामले, विदेश मामले, वो सब हम संभालेंगे। मतलब ऊपर का जितना मैटर हम हैंडल करेंगे, तुम नीचे में देखो। कोई मानेगा? है कि नहीं? नहीं मानेगा। तो ये डोमिनियन स्टेटस का इन्होंने घोर विरोध किया था, बहुत ज़्यादा विरोध किया था। इसके अलावा जो मोहम्मद अली जिन्ना है, उसका द्विराष्ट्रीय सिद्धांत का भी उन्होंने विरोध किया था, ड्यूअल नेशन थियोरी का भी उन्होंने विरोध किया था। बेसिकली क्या था द्विराष्ट्रीय सिद्धांत? जिन्ना कहता था क्या कि भारत में मुसलमान चूंकि अल्पसंख्यक है, इसीलिए सुरक्षित नहीं होंगे, इसीलिए हम चाहते हैं कि भारत और पाकिस्तान नाम का एक अलग देश बना के हमको दे दिया जाए। कितना बेवकूफ़ था जिन्ना, बताइए। मतलब अल्पसंख्यक है तो मतलब वो सुरक्षित नहीं रहेंगे, मतलब इतने लोग जो अल्पसंख्यक है वो सुरक्षित नहीं है कि नहीं? सबसे अल्पसंख्यक तो अपने देश में जैन धर्म के लोग हैं, वो फिर सुरक्षित नहीं है। तो बेवकूफ़ी वाला ये सब तर्क था, लेकिन अब दे दिया तो क्या कर सकते हैं। और पूरा जिद पे अड़ गया, ठीक है, पूरा जो है जिद पे अड़ गया। तो द्विराष्ट्रीय सिद्धांत जो है इन्होंने दिया था मोहम्मद अली जिन्ना ने, जिसका पूरी तरीके से मगफूर अहमद आज़ादी ने विरोध किया। बोला बिल्कुल गलत बात है, पाकिस्तान की मांग को बिल्कुल इन्होंने अस्वीकार कर दिया। बोला ऐसा हो ही नहीं सकता है, अखंड भारत के टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, अखंड भारत के टुकड़े नहीं किए जा सकते। एकदम स्ट्रिक्टली कंडेम किया है इसने, मगफूर अहमद आज़ादी ने।
लेकिन जो होना था वो तो हो ही गया। इतना ही नहीं, जब 1934 में भूकंप आया था नेपाल बिहार में, इसको अभी तक में सबसे बड़ा भूकंप माना जाता है भारतीय इतिहास के अंदर। इतना खतरनाक भूकंप, लाखों लोगों की जानें चली गई थी इस भूकंप में। उस समय में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ मिलकर मकफूर अहमद आजादी ने बहुत सारे राहत कार्य चलाए, बहुत सारे लोगों की हेल्प करी, उनके लिए खाना का व्यवस्था, उनके लिए रहने का व्यवस्था, वो सब में इनकी बहुत ज़्यादा भागीदारी भी है। इतना ही नहीं, इन्होंने कांग्रेस को सशक्त बनाने के लिए कुछ ज़मीनें खरीदी, ठीक है, कहाँ पे, मुजफ्फरपुर में ही ज़मीनें खरीदी, ताकि कांग्रेस के लिए कुछ मतलब जगह हो सके बैठने के लिए, सभा के लिए, धरना के लिए, ये सब के लिए। वो मैदान, उस ज़मीन को आज तिलक मैदान के नाम से जाना जाता है। मुजफ्फरपुर जाएंगे या मुजफ्फरपुर के जो लोग होंगे वो जानते हैं तिलक मैदान के बारे में। तो वो मकफूर अहमद आज़ाद ने ही उनको उस ज़मीन को खरीदा था। तो देखिए ना, 1966 में फिर इनकी मृत्यु हो जाएगी, 1966 में इनकी मृत्यु हो जाती है। पता है इनका योगदान कितना महत्व रखता है हमारे भारतीय इतिहास के अंदर। लेकिन आज क्या हो रहा है, आज देखिए हर जगह हिंदू मुसलमान की बातें हो रही है कि नहीं। हमेशा सांप्रदायिकता की बातें होती हैं कि तुम मुसलमान, तुम हिंदू, तुम फलना, तुम ढिमकाना। अरे सीखना है तो भाई इनसे सीखो, ये भी तो मुसलमान है, ये भी तो मुसलमान है। कसाब से प्रेरणा क्यों लेते हो? मकफूर अहमद से लो ना, अब्दुल कलाम से लो ना, बहुत सारे लोग हैं, उनसे प्रेरणा लो ना। तुम कहाँ ले रहे हो, किससे प्रेरणा ले रहे हो, किस दिशा में जा रहे हो भाई, है ना। मकफूर अहमद आज़ादी के बारे में आपको बता ही दिया। अब थोड़ा दर्शनीय स्थल के बारे में बात कर लेते हैं। बसोकुंड एक जगह है, ऐसा माना जाता है कि महावीर का जन्म इसी जगह पर हुआ है। हालांकि जब हम वैशाली पढ़ेंगे तो वैशाली जिला में ही महावीर का जन्म हुआ था, कुंड ग्राम नामक एक जगह पर, गांव में हुआ था। लेकिन ऐसा माना जाता है कि बसोकुंड में भी होता है। अगर ऑप्शन दे दे बसोकुंड या कुंड ग्राम, तो दोनों ही चीज एक ही है। बसोकुंड दे या कुंड ग्राम दे, दोनों चीज एक ही है। अगर जन्म दे दिया महावीर का, कि महावीर का जन्म कौन से गांव में हुआ था, कुंड ग्राम में हुआ था, तो बोलिएगा यस। अगर कुंड ग्राम ना दे के बसोकुंड दे दे तो बोलिएगा यस। तो महावीर का जन्म यही हुआ था। महावीर जो है जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर माने जाते हैं। आपको महावीर के बारे में थोड़ा बता दें, लेकिन जब हम प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ेंगे तो हम बौद्ध धर्म और जैन धर्म को जब पूरे विस्तार से डिस्कस करेंगे तो हम पूरे अच्छे से महावीर को समझेंगे। लेकिन चूंकि अब यहाँ बसोकुंड से इनका मतलब संबंध है, तो थोड़ा जान लेते हैं महावीर के बारे में भी। महावीर, और जब वैशाली पढ़ेंगे ना तो हम इनके बारे में थोड़ा अच्छे से आपको समझा देंगे महावीर के बारे में। महावीर जो थे ना, इनको जैन धर्म का 24वां तीर्थंकर माना जाता है। जैन का ये 24वां तीर्थंकर माना जाता है, ठीक है। इन्होंने ना 5 प्रकार के सिद्धांत दिए। कितने सिद्धांत दिए? 5 प्रकार के सिद्धांत दिए। वो सिद्धांत क्या थे आपको पता है? सत्य, अहिंसा, अचौर्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। ये इन्होंने सिद्धांत दिए जो जैन धर्म को मानने वाले लोग थे उनके लिए। उन्होंने बोला हमेशा सच बोलो भाई, झूठ मत बोलो, क्योंकि झूठ पर कोई भी चीज की बुनियाद अगर खड़ी करोगे ना, वो टूट जाएगा एक ना एक दिन। इसीलिए हमेशा सच बोलो। झूठ पे कभी कोई चीज का बुनियाद खड़ा नहीं हो सकता है, ना किसी संबंध का, ना किसी चीज का, है ना। इसीलिए हमेशा सच बोलने की बात इन्होंने की। अहिंसा की बात की। अहिंसा की बात इन्होंने इस संदर्भ में किया कि जितने भी इस दुनिया में जीव जंतु हैं, हमें उनको मारने का हक नहीं, उनको प्रकृति ने भेजा है। इसीलिए सबके प्रति दयावान रहो, चाहे वो किसी भी प्रकार का जीव जंतु है। और इसीलिए इनका जो थोड़ा सा धर्म है, जैन धर्म, इतना जो है प्रसिद्ध नहीं हो पाया, क्योंकि अहिंसा को ना बहुत कठोर अहिंसा के रूप में लेते थे, बहुत ज्यादा कठोर। बौद्ध धर्म का था मध्यम मार्ग वाला अहिंसा, वो भी अहिंसा की बात करते हैं, बुद्ध भी अहिंसा की बात करते हैं, और उनका अहिंसा मध्यम मार्ग वाला अहिंसा था। मध्यम मार्ग का मतलब क्या होता है? ठीक है, दारू पीना है पी लो, मन कर रहा है तो, लेकिन इतना भी मत पियो कि बेवड़ा बन जाओ, इसको कहते हैं मध्यम मार्ग। ठीक है, प्रेम करना है कर लो, पर प्रेम में इतना ही मत डूब जाओ कि दूसरा चीज तुम्हारा छूट जाए। तो इस तरह का मध्यम मार्ग की बात करते थे। ठीक है, किसी आदमी मतलब किसी को खाने का मन कर रहा है, कोई पशु पक्षी कुछ भी खाने का मन कर रहा है, खा लो, पर ऐसा नहीं कि रोज ही खा रहे हो, तो उस तरह से मत करो। तो इस तरह से जो है बुद्ध कहते थे। लेकिन ये क्या कहते थे? नहीं 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 भाई, ऐसे नहीं चलेगा। अगर रोड पे जा रहे हो, चींटी भी गलती से पैर के नीचे अगर आके दब के मर गया गलती से भी, तो तुम्हारा अहिंसा का वहां धर्म टूट गया। मतलब नीचे भी ऐसे करके पैर देख करके चलो। इसलिए देखिएगा जैन धर्म के लोग मच्छरदानी भी नहीं, सॉरी, वो ऑल आउट नहीं लगाते हैं, मच्छरदानी यूज करते हैं ज्यादातर, कि मच्छर भी ना मरे, है ना। तो इस टाइप का इनका हिंसा था, इसीलिए नहीं चल पाया ज्यादा। इसके बाद अचौर्य की बात कहते हैं कि चोरी नहीं करना चाहिए, चोरी करना बुरी बात है, तो इसकी बात की गई है। अपरिग्रह का मतलब है धन संचय नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग होते हैं जो धन संचय करते हैं, धन जमा करके रखते हैं। बिहार में तो ये खूब चलता है, इसीलिए वहां देखेंगे आर्थिक विषमता है। आर्थिक विषमता है ना, इकोनॉमिक
इक्वलिटीज जो है, आर्थिक विषमता जो है वो ज्यादा है बिहार के अंदर। आर्थिक विषमता क्या होती है? आर्थिक विषमता होती है कि एक व्यक्ति के पास इतना ज्यादा धन है कि मतलब वो चाहे तो कुछ भी खरीद सकता है, और उसकी उसी तबके का अधिकांश आबादी उस जगह का ऐसा है, एकदम बिल्कुल निचले स्तर पे है, मतलब उसके पास अपनी आधारभूत जरूरतों को पूरा करने के लिए भी पैसे नहीं है। ठीक है, इसको कहते हैं आर्थिक विषमता। एक बहुत अमीर है तो बहुत ज्यादा अमीर है, और एक गरीब है तो बहुत ज्यादा गरीब है कि नहीं? तो इसीलिए बोला कि धन संचय मत करो, आप परिग्रह जो है इसका पालन करो। आप परिग्रह करो मतलब कि धन संचय मत करो, और समाज में बराबरी में सबको पैसा वगैरह बढ़ जाए, इक्वलिटी का बात, समतामूलक समाज बनाने की बात जैन धर्म के विचारों में से एक महत्वपूर्ण विचार है। अगर हम ब्रह्मचारी की बात करें तो कहते हैं कि ब्रह्मचारी बनो, इधर उधर के चक्कर में मत पड़ो। ठीक है, अपना सही तरीके से जिंदगी जियो, बुरा आचरण खुद के अंदर मत लाओ, यही सब बात कहते हैं महावीर। तो महावीर का जन्म जो है माना जाता है कि इसी बसुकुंड में हुआ था, और ये महावीर के कारण ही जैन धर्म बहुत ज्यादा प्रसिद्ध भी हो पाया। तो जो जैन धर्म के अनुयायी हैं वो अक्सर यहाँ पर आते हैं इनके महावीर के याद में। एक जगह है जुब्बा साहनी पार्क, मुजफ्फरपुर के अंदर ही है जुब्बा साहनी पार्क। जुब्बा साहनी पार्क क्या है? देखिए जुब्बा साहनी पार्क, जुब्बा जो है ना, जुब्बा साहनी जो थे, जुब्बा साहनी जो थे एक स्वतंत्रता सेनानी थे। इनका भी योगदान बहुत ज्यादा है हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में। तो एक स्वतंत्रता सेनानी थे। इन्होंने एक थानाध्यक्ष था, उनका नाम था लियो वॉलर। उस लियो वालर, ये थानाध्यक्ष था मुजफ्फरपुर का, और ब्रिटिश था। तो इसने क्या किया था, जुब्बा साहनी जी ने क्या किया था, इस लियो वालर को जिंदा आग में जला दिया था। 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन हो रहा था, गांधी जी ने नारा दिया था करो या मरो। इसीलिए आज वो नारा बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल माना जाता है गांधी का, क्योंकि गांधी अहिंसा के पुजारी माने जाते हैं, और उन्होंने बोला था करो या मरो। तो बहुत आलोचक जो है या बहुत इतिहासकार ये कहते हैं कि आपका करो या मरो से क्या संबंध था? करो का मतलब क्या? या तो मर जाओ या तो मार दो, यही तो संबंध हो सकता है, या तो करो या तो मरो। तो लेकिन गांधी का इस पे बहुत लोग डिफेंड भी करते, करो का मतलब है या तो आप देश को आजाद करा लो, या आजादी करने के प्रयास में, आजादी कराने के प्रयास में अपने आप को खत्म कर लो, यही बात कहना चाह रहे थे गांधी। लेकिन चलिए सब अपनी अपनी तरफ से व्याख्या तो करते ही हैं। तो जुब्बा साहनी पार्क में क्या मतलब जुब्बा साहनी जो है लियो वालर को जिंदा आग में जला के मार दिए थे, इसीलिए इनकी याद में, जुब्बा साहनी की याद में जो है एक पार्क का निर्माण किया गया मुजफ्फरपुर में, जिसको जुब्बा साहनी पार्क के नाम से जाना जाता है। एक और मंदिर भी है वहां पे, इसको कहते हैं बाबा गरीब नाथ मंदिर। बताइए गरीबों के नाथ कौन हो सकते हैं? गरीबों के नाथ कौन हो सकते हैं? गरीबों के नाथ तो शिव है कि नहीं? तो बाबा गरीबनाथ सब मंदिर है एक तरीके का, और इनको देवघर के समान महत्व प्राप्त है। देवघर का जितना महत्व है उतना ही महत्व इस बाबा गरीबनाथ मंदिर को दिया गया है। किसको दिया गया है? बाबा गरीबनाथ मंदिर को दिया गया है। तो ये था थोड़ा सा। और सावन के टाइम में भी, तो सावन का टाइम अभी तो यहाँ पूरा भीड़ लगेगा सावन के टाइम में यहाँ पर, है ना, क्योंकि शिव जी का मंदिर है, हजारों लाखों की संख्या में लोग यहाँ पे आते हैं सावन के समय में। अभी जाएंगे यहाँ पे। सड़क मार्ग की बात करें तो NH 77 और 28 ये दो सड़क मार्ग है, NH 77 और 28, जो लखनऊ बरौनी वगैरह से जोड़ते हुए मुजफ्फरपुर को जोड़ता है। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। जय हो।